जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमारी जो चर्चा हो रही थी वो अपभ्रंश साहित्य को लेकर हो रही थी, क्योंकि हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य जो है वो अपभ्रंश साहित्य से बहुत ज्यादा प्रभावित था। इसीलिए हिंदी का साहित्य यानी आदिकाल का साहित्य शुरू करने से पहले हमने जो चर्चा प्रारंभ की वो अपभ्रंश साहित्य को लेकर के की। अपभ्रंश साहित्य में महत्वपूर्ण रचनाकारों की अगर बात करते हैं तो लास्ट क्लास में हम योगेंद्र जी, स्वयंभू, पुष्यदंत और धनपाल, इन तीन चार महत्वपूर्ण रचनाकारों के साथ साथ हमने चतुर्मुख के विषय में भी बात कर ली थी। हालांकि चतुर्मुख की हमें कोई रचना नहीं मिलती है, सिर्फ उनका उल्लेख मिलता है। एक रचना है धम्म परीक्षा, जो कि रचना लिखी गई हर्षण के द्वारा। में तीन महत्वपूर्ण राइटरों का उल्लेख मिलता है और उसी उल्लेख में चतुर्मुख मिलते हैं, जिसमें स्वयंभू ने कहा है कि जो पद्दड़िया बंद है, पद्दड़िया छंद है, उसके सबसे उत्कृष्ट जो रचनाकार थे या जिसका प्रवर्तक जिसको कहा गया वो चतुर्मुख जी थे। तो चलिए, यहाँ तक हमारी चर्चा हो चुकी थी। आज जो हमारी सबसे पहली मुख्य चर्चा का विषय है, आज अपभ्रंश साहित्य में, वो हम सबसे पहले बात करेंगे ऐसे विषय के ऐसे रचनाकार के विषय में जिन्होंने जैन साहित्य में जो कि पहले चरित्र काव्य लिखे जा रहे थे। जैसा कि हमने बताया था कि स्वयंभू ने तीन काव्य लिखे, वो चरित्र काव्य थे, और इसके बाद पुष्यदंत के जो तीन रचनाएं थी वो भी चरित्र काव्य थी। तो अब हमारी जो चर्चा है वो एक ऐसे रचनाकार के विषय में है जिसने जैन परंपरा में अपभ्रंश साहित्य में, जैन परंपरा की बजाय अगर अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो ज्यादा सटीक रहेगा, जिन्होंने अपभ्रंश साहित्य में चरित्र काव्य की बजाय रास काव्य लिखना प्रारंभ किया। तो चलिए, बिना समय गवाए हम चर्चा शुरू करते हैं। तो हमारी जो चर्चा का विषय है, आज जो पहले रचनाकार हैं अपभ्रंश साहित्य में, वो है हमारे जिनदत्त। जिनदत्त जिनदत्त सूरी ने एक रचना लिखी उपदेश रसायन के नाम से। इनकी रचना का नाम है उपदेश रसायन रास। जिनदत्त ने एक रचना लिखी, उस रचना का नाम क्या था? उस रचना का नाम था उपदेश रसायन रास, जिसका समय है 1114। ये जो रचना है इसमें 80 पद हैं। इस रचना में, इस रचना 80 पदों का, 80 पद्यों का नृत्य रासलीला का वर्णन, रासलीला वर्णन। यानी कि इसमें आप पूछ ले कि कितने पद्य हैं, तो कितने पद्य हैं? 80 पद्य हैं। 80 पद्यों में रासलीला का वर्णन है। और नोट पॉइंट लिखे लेते हैं। जिनदत्त ने जिनदत्त सूरी ने अपभ्रंश काव्य में, अपभ्रंश साहित्य में, अपभ्रंश साहित्य में चरित्र काव्यों की रास काव्य का या रास परंपरा का रास काव्य का प्रवर्तन किया। तो मान लीजिए आपसे पूछ ले कि अपभ्रंश का प्रथम राष्ट्रीय काव्य कौन सा है, तो वो कौन सा है? उपदेश रसायन। लिख लीजिए आप यहाँ पर, उपदेश रसायन, उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास अपभ्रंश साहित्य का
अपभ्रंश साहित्य का अपभ्रंश साहित्य प्रथम रास काव्य, प्रथम रास काव्य। जिनदत्त सूरि ने ही अपभ्रंश साहित्य में चरित काव्य, क्योंकि इनसे पहले चरित काव्य लिखे जा रहे थे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने रास साहित्य को लिखना प्रारंभ किया। और उसका समय कब है, समय है 1114 ईस्वी। 1114 ईस्वी में इन्होंने पहली रचना लिखी, जो कि पहली रचना किस दृष्टि से थी, रास काव्य की दृष्टि से थी। अगले महत्वपूर्ण राइटर लिखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं अपभ्रंश साहित्य के, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, और इन्हीं को अद्दहमान के नाम से भी जाना जाता है। अद्दर, इनकी जो रचना है संदेश राशि सबसे महत्वपूर्ण। और जो संदेश राशक का समय है वो माना जाता है 12वीं से शताब्दी के उत्तरार्ध से 13वीं शताब्दी के मध्य, 12वीं सदी के उत्तरार्ध से 13वीं सदी के पूर्वार्ध के मध्य। और जो ये रचना है वह क्या है, एक खंड काव्य है। खंड यानी इसका काव्य रूप कैसा है, इसका काव्य रूप है खंड काव्य। और ये रचना है एक विक्रमपुर की वियोगिनी है, उसने अपने पति के लिए संदेश भेजा है, उसके लिए लिखा गया है। संदेश राशक, संदेश राशक विक्रम में विक्रमपुर, विक्रमपुर की वियोगिनी की, विक्रमपुर की वियोगिनी, विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह गाता है, विरह गाथा है। और जो कि ये संदेश राशक है पहला उपभ्रंश में धर्म से इतर है, यानी कि इसमें धर्म के लेकर के कोई भी चर्चा नहीं है, ना धर्म को लेकर है ना ही धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को लेकर है। तो देखिए यह प्रथम धर्मेतर, यानी धर्म प्लस इतर, धर्मेतर रास ग्रंथ है, रास ग्रंथ है। और जो ये अब्दुल रहमान थे ये मुल्तान के निवासी थे, मुल्तान निवासी। एक ही पेज पे अब्दुल रहमान को समाप्त करने का प्रयास करते, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे इसे यानी कि संदेश राशक को, इस ग्रंथ को, इस ग्रंथ को श्रृंगार परंपरा का, श्रृंगार
परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। प्रथम ग्रंथ यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा ये धर्मेत्तर प्रथम ग्रंथ तो है ही, लेकिन श्रृंगार परंपरा का भी प्रथम ग्रंथ है। संदेश रासक से पहले जो भी ग्रंथ लिखे जा रहे थे, या तो वो रास काव्य थे, या वो चरित्र काव्य थे, या वो धर्म साहित्य पर थे, यानी धर्म पर आधारित थे। लेकिन ये पहला ऐसा ग्रंथ है जो धर्म से इतर था, धर्म से हट करके था, और इसमें क्या है, श्रृंगार है। और बेसिकली जो संदेश रासक है वो वियोग श्रृंगार रस प्रधान रचना है। आप चाहें तो यहाँ नोट कर लें, नोट पॉइंट में यहाँ लिखे देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस प्रधान रचना। संदेश रासा है वो कैसी रचना है, वियोग श्रृंगार से, क्योंकि विक्रमपुर की एक वियोगिनी का वर्णन है, तो उसके जो वियोग का जो मार्मिक वर्णन है, जो हृदय स्पर्शी वर्णन है, वो अब्दुल रहमान ने इस ग्रंथ में किया। अब्दुल रहमान उपालंब का भी कारण बने, क्योंकि लोगों ने कहा कि तुम धर्म से इतर हट करके लिख रहे हो, तो लोगों ने इनकी बहुत अवहेलना भी की। लेकिन फिर भी श्रृंगार परंपरा का पहला ग्रंथ है संदेश रासक। तो आप फटाफट से नोट कर लीजिएगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इनके विषय में लीजिए। विश्वनाथ त्रिपाठी ने, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी ने इनकी भाषा, किसकी भाषा, अब्दुल रहमान की भाषा, इनकी भाषा को संक्रांतकाली भाषा कहा है। संक्रांतकालीन संक्रांतकालीन भाषा कहा है। कैसी भाषा का है, इन्होंने भाषा का संक्रांतकालीन की भाषा है। एक राइटर और लिखते हैं, क्योंकि ये रहस्यवाद के बहुत अच्छे कवि माने गए हैं। इनकी जो रहस्यवाद था वो बहुत अच्छे हैं। राजा मुनराम सिंह, मुनराम, ये अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने। सबसे मेन पॉइंट इनका यही लिख लीजिए कि राजा मुनराम सिंह को, इनको अपभ्रंश का, अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। राजा मुनिराम सिंह जो थे उनको अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में लिखिए। इनका एक ही रचना मिलती है, पाहुड़ दोड़ा। इनकी रचना का नाम क्या है, पाहुड़ दोड़ा। रहस्यवादिता के कारण ये ज्यादा फेमस थे। डॉक्टर हीरालाल के अनुसार, हीरालाल के अनुसार
इनका समय 1000 ईस्वी। इनका टाइम है पूर्ण राम सिंह का, तो 1000 ईस्वी किसने माना है? डॉक्टर हीरालाल ने माना है। और इनकी एक ही रचना मिलती है, पाहुड़-दोड़ा। लेकिन ये रहस्यवादिता के कारण, क्योंकि सबसे बड़े रहस्यवादी कवि रहे हैं, इस वजह से काफी प्रसिद्ध हैं। चलिए, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, हेमचंद। हेमचंद्र सिर्फ अपभ्रंश साहित्य में ही नहीं, वो बहुत अच्छे वैयाकरणिक थे। काव्य शास्त्र में भी इनका उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ में ये बहुत अच्छे गणितज्ञ थे, ज्योतिषाचार्य भी थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय होगा हेमचंद के विषय में, वो अपभ्रंश साहित्य को लेकर के ही होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके समय की। इनका समय कब से कब तक था? तो जो हेमचंद का समय माना जाता है वो 1088 ईस्वी से 1172 ईस्वी। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इनका टाइम ड्यूरेशन हमें मिलता है वो 1088 ईस्वी से लेकर के और 1172 ईस्वी तक मिलता है। और जो हेमचंद का मूल नाम था वो चंगदेव या चांगदेव के नाम से मिलता है। देव और कहीं कहीं आपको चांगदेव शब्द भी मिल जाए। सबसे मेन पॉइंट जो है वो यही है कि ये उपनाम भी पहले इनका लिख लीजिए यहाँ पर। इनको प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत का, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सिर्फ अपभ्रंश साहित्य के लिए नहीं, और ना ही सिर्फ इस बात के लिए फेमस थे क्योंकि ये जैन आचार्य रहे, बल्कि गणितज्ञ के विषय में भी बहुत फेमस रहे। आयुर्वेद पर भी इनको रचनाएं हमें मिलती हैं, काव्य शास्त्र में भी मिलती हैं। सबसे पहले इनकी रचनाएं लिख लेते हैं। ये रचनाएं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है इनकी वो है इनकी सिद्ध हेम शब्दानुशासन। शब्दानुशासन, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, प्राकृत व्याकरण भी कहते हैं। प्राकृत व्याकरण। और जो ये रचना है सिद्ध हेम शब्दानुशासन, इस रचना में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश और अपभ्रंश तीनों के उदाहरण मिलते। तीनों उदाहरण यानी सिर्फ एक भाषा के उदाहरण नहीं है कि अपभ्रंश के हो। अपभ्रंश के साथ साथ हमें प्राकृत और संस्कृत के भी उदाहरण सिद्ध हेम शब्दानुशासन में मिलते हैं। तो इनकी पहली महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? शब्दानुशासन। और दूसरी महत्वपूर्ण रचना है योग शास्त्र। तीसरी महत्वपूर्ण रचना के बारे में बात करें तो छंदानुशासन। और अगली महत्वपूर्ण रचना है देसी नाम वाला। देसी नाम का, जिसे कोश ग्रंथ भी कहा जाता है। ग्रंथ। हेमचंद अपने समय के बेहद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे, जिनका मूल नाम चंगदेव और कहीं कहीं चांगदेव मिलता है। उपनाम इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सिद्ध हेम शब्दानुशासन लिखा, वो मूल रूप से प्राकृत का व्याकरण था। और पाणिनि जो रहे वो अष्टाध्यायी, जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण मिला।
लिखा। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो सिद्ध हेम शब्दानुशासन, जो कि प्राकृत व्याकरण के नाम से भी फेमस है। इसमें सिर्फ प्राकृत नहीं बल्कि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के उदाहरण मिलते हैं। और इनकी अन्य रचनाओं में योग शास्त्र, शब्दानुशासन, देसी नाम वाला या देसी नाम वाला को ही कोश ग्रंथ कहा जाता है। फटाफट से नोट कीजिए। अब एक रचना के बारे में हम लिखते हैं और रचना है प्राकृत। रचनाकार के बजाय हम किसको लिखेंगे? प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम। ये जो रचना है इसके रचनाकार नहीं है बल्कि संकलन करता है। इसमें ये संकलन है महत्वपूर्ण 3-4 कवियों का, तो जो इसके संकलन करता है, संकलन करता, तो इस रचना के जो संकलन करता है वो है लक्ष्मीधर। लक्ष्मी प्राकृत पेंगलम में, प्राकृत पेंगलम में अब जिन जिन रचनाकारों की महत्वपूर्ण रचना है उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे विद्याधर, सारंगधर, चज्जल, बब्बर, आदि कवियों की रचनाएं संकलित है। आदि कवियों की रचनाएं संकलित। इसके साथ ही इस रचना का महत्वपूर्ण महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है प्राकृत पेंगलम का, क्योंकि इस रचना से हमें एक महत्वपूर्ण रचना सारंगधर का आ, भी उल्लेख मिलता है कि सारंगधर नाम की भी कोई रचना रही है। इस रचना में वर्णित, इस रचना के 8 छंदों के आधार पर, इस रचना के 8 छंदों के आधार पर, आधार पर शुक्ल जी ने, शुक्ल जी ने हम्बीर रासों की कल्पना की। हम्बीर रासों की कल्पना की। यानी आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ में, जो कि 4-5 महत्वपूर्ण कवियों का संकलन था, उन संकलन में जो 8 छंद मिले, उन 8 छंदों के आधार पर शुक्ल जी ने कहा कि हम्बीर रासो नाम का भी एक ग्रंथ है जिसकी रचना उन्होंने रचनाकार सारंगधर को माना। प्राकृत पेंगलम संकलन करता है, कोई रचना नहीं है, जिसमें विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं का संग्रह मिलता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे सीधे हम्बीर रासो की। और जो हम्बीर रासो है उसके जो राइटर शुक्ल जी ने माने वो सारंगधर को माना, क्योंकि सारंगधर उसमें थे भी। तो सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, सारंग। और ये शुक्ल जी ने माना, जिसको बाद में अप्रमाणित भी घोषित किया गया। इनकी रचना
हम्बीर रासो। एक पॉइंट आउट कीजिए, शुक्ल जी के अनुसार, ऐसे ही लिखो, शुक्ल जी ने हम्बीर रासों के रचनाकार सारंगधर को माना था। ये रचना कौन सी? सारंगधर शुक्ल जी के। और इसी रचना के जो राइटर माने दज्जल, वो माने राहुल सांकृत्यायन। यानी कि शुक्ल जी के अनुसार जो हम्बीर रासो थे, हम्बीर रासो के राइटर कौन है? सारंगधर। और लेकिन राहुल सांकृत्यायन का कहना ये था कि इसके राइटर राहुल सांकृत्यायन। हालांकि एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सारंगधर की रचना का नाम क्या है, या तो हम्बीर रासो होगा, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हम्बीर रासो के राइटर कौन है, तो आपको सारंगधर बताने हैं। लेकिन अगर वो स्पेशली पूछ ले कि सारंगधर के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना, तो राहुल सांकृत्यायन ने सारंगधर का रचनाकार किसको माना? दज्जल कवि को माना। दज्जल और सारंगधर ये दोनों ही हमें कहां से मिलते हैं? दोनों कवियों का उल्लेख हमें कहां मिलता है? प्राकृत पैगलम में। प्राकृत पैगलम जो कि संकलन ग्रंथ है, कोई रचना नहीं है, जिसका संकलन किसने किया है? जिसका संकलन किया है लक्ष्मीधर ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हम्बीर शब्द, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हम्बीर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे ज्यादा इसका विरोध किया था कि अपने आप में कोई ग्रंथ नहीं है। उन्होंने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हम्बीर शब्द किसी पात्र को नहीं माना। हम्बीर शब्द किसी व्यक्ति का नाम नहीं, व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक विशेषण है। एक विशेषण है जो अमीर का, अमीर शब्द का, अमीर का विकृत रूप है। विकृत रूप है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि हम्बीर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, जैसे पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज का महत्वपूर्ण वर्णन है। तो उन्होंने कहा हम्बीर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, किसी पात्र का नाम नहीं है, बल्कि जो अमीर शब्द है, अमीर शब्द विकृत होते होते अपभ्रंश में हम्बीर के नाम से हो गया। जैसे कार्य शब्द था, कार्य विकृत होकर काज हुआ, फिर कज हुआ, फिर जाकर के काम हुआ। तो उन्होंने भी यही कहा कि जो हम्बीर शब्द है ना, वो विकृत होकर के, बिगड़ करके हम्बीर शब्द बना है, जबकि इसका सही शब्द क्या है? ये अमीर शब्द है। तो अमीर का ही विकृत रूप क्या है? हम्बीर है। आचार्य शुक्ल ने आचार्य शुक्ल जी ने, या सीधे सीधे उन्हीं के स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। जी का स्टेटमेंट थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखते हैं। ये अच्छे कवि थे, ये अच्छे कवि और सूत्रकार थे। और ये किसके विषय में है?
ये स्टेटमेंट है सारंगधर के विषय। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा कि जो सारंगधर थे वो बहुत अच्छे कवि, मतलब अच्छे कवि और सूत्रकार थे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें इन्हें अर्थात सारंगधर को, चलिए नाम ही लिख लेते हैं, सारंगधर को, सारंगधर को कुंडलिया छंद का, कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना, प्रथम प्रयोक्ता माना। बच्चन सिंह ने कहा कि जो सारंगधर थे इन्होंने ही सबसे पहले कुंडलिया छंद का प्रवर्तन किया। सबसे पहले प्रयोग अगर कुंडलिया किसी ने किया तो वो किसने किया? सारंगधर ने। और ऐसा कहने वाले कौन थे? ऐसा कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह थे। इसके अलावा एक दो ग्रंथ और बस उनके नाम लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो एक राइटर है सोम प्रभु सूरि, सोम प्रभु, और सोम प्रभु सूरि की सोम प्रभु सूरि की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल प्रति, और कुमारपाल प्रतिबोध का समय है 1184। और एक और इम्पोर्टेंट रचना लिख लीजिएगा, राइटर हैं मेरुत्तम कहना, और मेरुत्तम की रचना है प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध, और प्रबंध चिंतामणि का जो समय है चलिए, आज जो हमारी चर्चा थी अपभ्रंश साहित्य की जितनी महत्वपूर्ण रचनाएं थी उनके बारे में हमने बात कर ली है। अपभ्रंश साहित्य को हमने कल प्रारंभ किया था, और कल हमने अपभ्रंश साहित्य कहाँ से प्रारंभ माना जाता है, इसके अलावा योगींद्र, पुष्यदंत, स्वयंभू, धनपाल और चतुर्भुज के बारे में बात की थी। आज जो हमने चर्चा शुरू की वो जिनदत्त सूरि से शुरू की। जिनदत्त सूरि ने उपदेश रसायन, जो कि 1114 ईस्वी में लिखी गई रचना है, इसमें 80 पद्यों में जो रासलीला का नृत्य होता है उसका वर्णन है। और ये पहला ऐसा काव्य है जो धर्म से अलग हट करके, यानी रास काव्य लिखा गया है, धर्म से अलग हट कर नहीं, रास काव्य। क्योंकि इससे पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए अपभ्रंश साहित्य में वो चरित काव्य थे, ये पहला ग्रंथ था जो कि रास साहित्य था। इसके बाद में जो हमने बात करी वो बात करी अब्दुल रहमान की। अब्दुल रहमान को मुल्तान का निवासी माना जाता है, और इनकी रचना है संदेश रासक, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला श्रृंगार काव्य भी माना है, क्योंकि उससे पहले चरित काव्य लिखे गए या रास काव्य लिखे गए। और ये वियोग रस प्रधान रचना है। इसका जो रचना काल माना जाता है वो 12वीं सदी के उत्तरार्ध से 13वीं सदी के पूर्वार्ध के मध्य माना जाता है। खंड काव्य है, और संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी है उसके विरह का वर्णन किया गया है, और ये पहला काव्य है जो धर्म से इतर है। विश्वनाथ प्रसाद ने इनकी भाषा को संक्रांति भाषा का कहा है, यानी संक्रांति काल की भाषा थी संदेश रासक में। और अगली बात हमने मुनराम सिंह के बारे में की। मुनराम सिंह सर्वश्रेष्ठ, अपने समय के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं, अपभ्रंश का भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनकी एक रचना हमें प्राप्त होती है पाहुड़ दौड़ा, और डॉक्टर हीरालाल के अनुसार जो इनका समय था वो 1000 ईस्वी था। इसके बाद हमने बात करी हेमचंद को लेकर के। हेमचंद का जो समय है वो 1088 ईस्वी से लेकर 1172 ईस्वी है।
हेमचंद का जो मूल नाम है वो चंगदेव या चांगदेव के नाम से भी मिलता है, और हेमचंद बहुत अच्छे गणिताचार्य, आयुर्वेदाचार्य, काव्य शास्त्र की रचनाएं भी इनके मिलती हैं, और व्याकरणिक तो थे ये वैयाकरणिक, क्योंकि अपभ्रंश का इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना लिखी सिद्ध हेम शब्दानुशासन, जिसे प्राकृत व्याकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं के उदाहरण मिलते हैं। इसके अलावा जो इनकी रचना थी वो योग शास्त्र, छंदानुशासन और देसी नाम वाला, जिसे कि कोश ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो हमने बात करी वो प्राकृत पैगलम को करके की। तो प्राकृत पैगलम जो रचना है वो बेसिकली रचना ना होकर के एक संकलन ग्रंथ है, जिसके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर हैं, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर जैसे कवियों का वर्णन हमें मिलता है। शुक्ल जी ने इसी ग्रंथ के आधार पर, यानी कि प्राकृत पैगलम के आधार पर ही हम्बीर रासो ग्रंथ की कल्पना की और उसके राइटर सारंगधर को माना, क्योंकि इसी ग्रंथ में, प्राकृत पैगलम में 8 ऐसे छंद थे जिनको पढ़कर शुक्ल जी को लगा कि हम्बीर रासो नाम का भी एक ग्रंथ रहा होगा। तो आगे जो चर्चा थी वो हम्बीर रासो को लेकर की, शुक्ल जी के अनुसार हम्बीर रासो के जो राइटर थे वो राइटर सारंगधर थे, लेकिन राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हम्बीर रासो के राइटर कवि जज्जल थे, और इन दोनों कवियों का ही वर्णन हमें कहाँ मिलता है? प्राकृत पैगलम में मिलता है। द्विवेदी जी ने कहा था कि जो हम्बीर शब्द है वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि ये तो विशेषण है, यानी ये एक अमीर लोगों, अमीर किस्म के व्यक्तियों को कहा जाता था। अमीर को ही विकृत होकर के हम्बीर हो गया है। शुक्ल जी ने सारंगधर के विषय में कहा था कि वे एक अच्छे कवि और अच्छे सूत्रकार हैं, और डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना कि सारंगधर ने ही सबसे पहले कुंडलिया छंद का प्रयोग किया। इसके बाद जो हमने दो महत्वपूर्ण रचनाकारों के बारे में बात की, एक सोमप्रभ सूर्य जिनकी रचना कुमारपाल प्रतिबोध है, जिसको समय 1184 ईस्वी है, और दूसरी महत्वपूर्ण रचनाकार है आचार्य मेरुतुंग जिनकी रचना प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी में मिलती है। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।